हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और आप लोगों ने जितने वीडियो लेक्चर हमने बनाए हैं वो सारे देख लिए होंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को फिनिश कर देंगे। हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे आपके विविध प्रश्नमाला यानी मिस्केलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 तक। 12 वाला मैंने आपको हिंट बता दिया था, इसलिए इसमें उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ये आपको खुद से ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं मिस्केलेनियस के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अपना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे आ चुका है। लिखा है यदि f सच दैट r प्लस से r प्लस में, यानी कि जो फलन है आपका फंक्शन वो फलन r प्लस से r प्लस में है। अगर किसी को r प्लस नहीं पता है तो वो बता देता हूँ। r प्लस का मतलब होता है सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन कौन से, जो पॉजिटिव हैं वो वाले आएंगे। ठीक है, ओनली पॉजिटिव, जीरो नहीं आएगा, माइनस वाले बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, ये r प्लस का मतलब है। तो r प्लस से r प्लस में, यानी कि आपका डोमेन और कोडोमेन, प्रांत और सहप्रांत दोनों ही पॉजिटिव है, r प्लस है। g का भी इसी तरीके से r प्लस से r प्लस में निम्न प्रकार परिभाषित है। इस तरीके से डिफाइन है। किस तरीके से डिफाइन है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इज इक्वल टू रूट एक्स। ये दो फंक्शन है। तो आपको GOF और FOG निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो वीडियो को रोककर आप अपना आंसर निकाल के रखो, फिर हम लोग करते हैं। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं। आपको दिया हुआ fx एक्स स्क्वायर और gx रूट एक्स। ओके, अब अगर आपको GOF निकालना है तो इसका मतलब है कि जहाँ g के अंदर x था उस x की जगह आपको क्या रखना है बताइए? fx। ऐसे ही किया होगा आपने। तो g है रूट और रूट में x है, तो x की जगह मुझे fx रखना है, तो रूट fx आएगा। रूट fx का आंसर देखिए, तो रूट fx में fx की जगह एक्स स्क्वायर रखो यहाँ इक्वल लगा लो, तो एक्स स्क्वायर। अब भाई रूट का जो है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो उसको जब बाहर लेंगे तो क्या बाहर आएगा? x बाहर आएगा। ठीक है, क्या बाहर आएगा? x। और इसी तरीके से FOG निकाल सकते हो। FOG निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जहाँ fx में x था वहाँ gx रख दो। तो fx कितना है? fx है एक्स स्क्वायर, तो आपको gx का स्क्वायर करना होगा। अब gx का स्क्वायर करोगे तो gx कितना है? रूट x, और उसका क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। तो रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये फिर से बन जाएगा आपका x। अब FOG और GOF और FOG ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए, एक जैसे हो गए। अब मुझे ये बताना है, ये तो हमने GOF और FOG निकालने हैं कि ये क्या, ये तुल्य है। अब तुल्यता के ऊपर आपको डिस्कस करना है, तुल्य है या नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि तुल्यता कैसे दिखानी है। अब देखो ये तुल्य है या नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका GOF का जो फंक्शन है ना, फंक्शन यानी फलन, वो फलन x है, तो वो FOG के x जैसा दिखना चाहिए। तो वो तो दिख ही रहा है हमारा भी, x है ना, दोनों ये दिख ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है तुल्य होने के लिए, तुल्य मतलब इक्विवेलेंट फंक्शन होने के लिए ये क्या होने चाहिए? इनके प्रांत और जो सहप्रांत है वो अवयव भी सेम होने चाहिए, ये भी सेम होने चाहिए, यानी डोमेन और कोडोमेन भी इक्वल होना चाहिए। अब देखिए डोमेन और कोडोमेन इक्वल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे भाई? देखो GOF का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? F वाले के अंदर से आएगा, F वाले का R प्लस से आता है। इसका मतलब है कि R प्लस से किस में जाएगा? ये G वाले के कोडोमेन में। तो G वाले का कोडोमेन कहाँ मिलता है? R प्लस में ही मिलता है, तो ये भी R प्लस में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डोमेन जो है मेरा और जो कोडोमेन है, प्रांत और सहप्रांत दोनों ही R प्लस हैं।
एफ ओ जी वाले में देखो तो एफ ओ जी के अंदर जो जी है वो कहाँ से आ रहा है, वो जी आ रहा है आर प्लस से। तो डोमेन क्या हो गया, प्रांत क्या हो गया, प्रांत हो गया आर प्लस से कहाँ जाएगा, एफ वाले के कोडोमेन में, क्योंकि आंसर कौन देने वाला है, आंसर तो एफ वाला देने वाला है, तो आर प्लस में ही। आर प्लस से आर प्लस में ही जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हो आप क्या कि प्रांत और सहप्रांत दोनों क्या हैं, बराबर है। तो बराबर है तभी तो इसको क्या बोला गया, तुल्य फलन, है ना। तो ये क्या बोलोगे, ये तुल्य है। तुल्य क्यों है ये बात ध्यान रखें, केवल फंक्शन बराबर नहीं होने चाहिए, प्रांत और सहप्रांत के अवयव भी बराबर होने चाहिए, या परिसर दे रखा हो तो परिसर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ में, अब ये क्वेश्चन तो आपका हो चुका, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप, फिर मैं वो चीज़ बताता हूँ इसके बाद। तो देखो बच्चों, क्या बताने जा रहा था मैं कि आप जो एफओजी निकालने वाले हो, तो एफओजी में क्या करते हो आप कि रूट के अंदर जीएक्स रखते हो यहाँ। तो जीएक्स कितना है, जीएक्स है, सॉरी एफओजी नहीं, जीओएफ, जीएक्स अंदर चाहिए ना मुझे, हाँ। तो एफ जीओएफ, तो जीओएफ निकालते हो तो रूट के अंदर एफएक्स रखते हो, और एफएक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना आप कि जो रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर आता है ना, तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू एक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू मोड एक्स होती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देखना, ठीक है। छोटे मोटी जगहों पे, जैसे इस जगह पे तो अपन ने चला दिया इस क्वेश्चन नंबर 13 में कि एक्स आ जाएगा सीधे, क्यों चलाया वो भी बता देता हूँ मैं कि एक्स क्यों लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स नहीं होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, मोड एक्स। आप ये याद रखेंगे कि रूट का एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर जो है ये होता है मोड एक्स, ठीक है। अब मोड एक्स जो होता है ये आपको पता है प्लस माइनस एक्स दोनों देता है। ये क्या देता है, प्लस भी देता है और माइनस भी देता है। अगर कोई मोड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहता है, मॉडुलस या मोड के बारे में, तो हम लोगों ने प्लेलिस्ट में 11th क्लास की मैथमेटिक्स में IIT JEE वाले सेक्शन में आपके लिए मॉडुलस और इस पर बहुत वीडियो बनाया है मैंने, ठीक है। उसमें आप जाके मोड, मॉडुलस, इनइक्वलिटी और लॉगरिदम वगैरह ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो एक बार वहाँ जाके आप इसको देख भी लेना, ठीक है। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी और अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो मोड एक्स है, तो मोड एक्स क्या होता है, प्लस माइनस एक्स दोनों देता है, क्योंकि मोड जो होता है उसके अंदर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है एक्स। लेकिन मेरे पास यहाँ पे सुनना, प्लस तब आता है जब मेरा एक्स जो है, यानी जो एलिमेंट ले रहा हूँ, जो अवयव लेता हूँ, वो 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, तब तो आंसर क्या देगा, प्लस का एक्स देगा। और माइनस एक्स कब देगा, माइनस एक्स तब देगा जब अंदर वाला जो एक्स ले रहा हूँ, मोड वाला, ये वाला, ये जो एक्स है ये लेस देन क्या हो, 0 हो। 0 से क्या हो, छोटा हो। छोटा होगा मतलब नेगेटिव हो, ठीक है ना। 0 से बड़ा छोटा आप समझ लो, 0 से बड़ा धनात्मक संख्या, 0 से छोटा ऋणात्मक। तो यहाँ पे लेस देन 0 में नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव। यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो जीओएफ जो निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसका रूट एक्स स्क्वायर आंसर आता है, जिसका मैं सीधे एक्स प्लस का लिया हूँ, है ना, प्लस का लिया हूँ। क्यों लिया हूँ वो समझना। देखो जीओएफ जो है उसका प्रांत और परिसर की बात अभी मैंने बताई आपको, तो आर प्लस से आर प्लस में आ रहा था। एफ कहाँ से आ रहा है, आर प्लस से। जी कहाँ देता है, आर प्लस में, यानी आर प्लस से आर प्लस में जा रहा है कि नहीं। और आर प्लस का मतलब क्या होता है, आर प्लस का मतलब ये होता है ना कि एक्स ग्रेटर देन 0 है। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं, तो एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, समझियो। देखो 1/3, 1/100 भी ले लो, लेकिन इस बात को ध्यान देना 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब 0 से तो बड़ा ही है, 0 से थोड़ा सा तो बड़ा ही है, तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है जिसकी वजह से मुझे प्लस का एक्स लेना है, माइनस का एक्स नहीं लेना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सबके, ठीक है, कि प्लस का एक्स क्यों लिया। तो ये मेन यहाँ पे एक थ्योरी थी जिसको आप याद रख लेंगे तो मतलब हर जगह आपके काम आएगा। ये चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो वहाँ क्या है, रियल से रियल में डिफाइन होगा। ये कैसे होगा क्वेश्चन वो भी बता देता हूँ। रियल से रियल में होगा, ना कि आर प्लस से आर प्लस में, ठीक है। तो अब रियल से रियल में होगा तो मुझे ये रूट एक्स स्क्वायर को लिखना पड़ेगा मोड एक्स। इस मोड एक्स का आंसर आता है प्लस माइनस एक्स।
तो जाहिर सी बात है मेरा वो जो एजप्शन था कि x प्लस का आ जाएगा सीधे, और उधर जो FOG निकाला था वो FOG भी x आ ही रहा था वो तो, क्योंकि जो रूट है इस रूट का x स्क्वायर करूँगा तो ये तो सिंपल जो है ना क्या होगा, x देगा ये। ऐसा क्यों समझना है इस बात को भी कि क्यों सर आप इसको x बोलते हो, क्यों सर आप इसको मोड x बोलते हो, इस बात को समझाता हूँ। भाई रूट x का स्क्वायर करने पर प्लस का x आता है, माइनस का x नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि रूट के अंदर पहले से x पड़ा है। देखो ध्यान से, पहला रूट लगा है ना, स्क्वायर तो बाद में लगा है, तो रूट पहले लगा है और मुझे पता है और आपको भी पता है कि रूट के अंदर कोई भी जो वैल्यू है x, ये x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, वरना रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आने पे ये डिफाइन नहीं होता है, ये परिभाषित नहीं होता है। ठीक है ना, रूट की डेफिनेशन ये है कि x ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी वजह से यहाँ x प्लस का पहले से आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ तो x स्क्वायर है ना भाई, x प्लस का भी हो सकता है और अंदर वाला x माइनस का भी हो सकता है, दोनों का स्क्वायर करने पे प्लस का आएगा, क्या ना, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर भी +4 और 2 का स्क्वायर भी +4, तो रूट के बाहर वो नंबर आ सकता है, जाहिर सी बात है। इसीलिए इसका आंसर मोड x आता है जिसमें प्लस माइनस दोनों इंक्लूड है, लेकिन यहाँ प्लस से r प्लस में था, इसीलिए मैंने प्लस का x आंसर में लिया। और अगर रियल से रियल हो जाता तो सर आपका मोड x लिखना पड़ता, मोड x प्लस माइनस x होता है, तो ये तुल्य फलन नहीं होता। ये क्या हो जाता, अगर ये प्लस हटा दूं मैं, ये प्लस अगर हटा दूं यहाँ से r प्लस का, तो ये तुल्य फलन नहीं होता। ठीक है, आंसर चेंज हो जाता। तो मुद्दे वाली बात क्या निकली, जो मुद्दे वाली बात निकली वो ये है कि आपको ये याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि रूट का जो x स्क्वायर है रूट के अंदर, ये हमेशा मोड x देता है जिसका आंसर प्लस माइनस x आता है। तो x प्लस का तब आएगा जब आपका 0 से बड़ा आंसर लो आप, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी लो, और माइनस x कब आएगा, जब x लेस देन 0 लो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बच्चों ये 14 क्वेश्चन चलते हैं, इस पर लिखा है यदि f r से r में, देखो पिछले क्वेश्चन में r प्लस से r प्लस में था, इस क्वेश्चन में देखो r से r में आ गया है। ठीक है ना, तो r से r में है, इनका बहुत महत्व होता है। आपने देख लिया, लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लो, और उसके पहले भी कई सारे मैंने क्वेश्चन बताए, उनमें देखा आपने कि ये जो दिया होता है ना, ये प्रांत और सप्रांत वाला सिस्टम, ये इसका बहुत ही महत्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू कोस x प्लस 2 है, ये आपका कोस फंक्शन है, x प्लस 2 इसका एंगल है ना, x प्लस 2 क्या है, पूरा एंगल है पूरा। हो तो ज्ञात कीजिए कि f प्रतिलोमी फलन है या नहीं। f को बताना है कि ये इन्वर्स है या नहीं, f प्रतिलोमी है या नहीं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता देता हूँ। इफ़ f सच दैट r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू कोस x प्लस 2 आपको डिफाइन है, गिवन है, देन फाइंड आउट वेदर f इज इन्वर्टिबल और नॉट, इन्वर्टिबल है या नहीं ये फाइंड करना है। वेदर f इज इन्वर्टिबल और नॉट, आपका आंसर जो है उसको जस्टिफाई करना है विद रीज़न, जस्टिफाई योर आंसर विद रीज़न। तो यहाँ समझना सबसे पहला ये कि प्रतिलोमी होने के लिए, यानी इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी। इन्वर्स वाले फंक्शन में जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इन्वर्टिबल होगा यानी प्रतिलोमी कोई फलन होगा या नहीं, इसके लिए आपको ये आना चाहिए। तो याद करके देखो क्या आना चाहिए, याद आ गया, कोई फलन प्रतिलोमी होगा यदि वह, बताओ वह क्या होना चाहिए, बिल्कुल वह एकेकी आच्छादक होना चाहिए। ठीक है ना, इफ एनी फंक्शन is invertible then it must be 1 on 2 or bijection. You all aware about bijection? Bijection means 1 on 2.
1 1 on 2। बाइजेक्शन मीन्स 1 1 on 2। तो बैक टू द क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 2। इसके बारे में मुझे क्या बताना है कि ये 1 1 on 2 है या नहीं, एक ही आच्छादक है या नहीं। एक ही आच्छादक के लिए सबसे पहले आप क्या लोगे, एक ही के बारे में पता करोगे, फिर आच्छादक के बारे में। तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकता हूँ, दो तरीके से सोल्व कर सकता हूँ। एक तो ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ बना के देख लिया जाए, ठीक है। और ग्राफ में क्या करना होगा, एक ही जानने के लिए, एक ही जानने के लिए ग्राफ में आपको कौन सी रेखा परीक्षण, क्षैतिज रेखा परीक्षण यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करनी होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग में अगर ग्राफ को एक या एक जगह पे काटे तब तो वो 1 1 है, एक ही है। एक से दो जगह पे या तीन जगह पे, ज़्यादा जगहों पे काटे, एक से ज़्यादा जगहों पे काटे तो वो क्या है, वो बहुएकी है, ठीक है, यानी एक ही नहीं है, तो मेरे काम का नहीं रहेगा। तो पहले मैं एक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एल्जेब्रिक मेथड fx1 इज इक्वल टू fx2 जो हमें बोर्ड क्लास में यूज़ करना है, ठीक है ना। मेन बोर्ड के एग्जाम में आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो इसीलिए पहले यही बता देता हूँ, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो cos x1 प्लस 2 इज इक्वल टू cos x2 प्लस 2, यह आएगा आपका। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, cos से cos काट देंगे और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x2 लिख देंगे, x1 प्लस 2 और x2 प्लस 2 लिख देंगे, 2 से 2 काट देंगे, x1 इज इक्वल टू x2। तो उनका आंसर आ जाएगा सर एक ही है ना, cos से cos कट गया, 2 से 2 कट गया, x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 11th क्लास में आपको त्रिकोणमिति वाला सिखाया गया होगा, त्रिकोणमितीय समीकरण या त्रिकोणमितीय इक्वेशन समीकरण। उसमें क्या सिखाया था कि cos x बराबर अगर cos थीटा है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, ये सिखाया गया था आपको, ठीक है ना। इसको याद करने की कोशिश करें, नहीं याद है किसी को तो यहाँ सीख लें। cos x बराबर cos थीटा है तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है। कहने का मतलब है कि cos जो होता है, cos 1 की वैल्यू किसी पर्टिकुलर एंगल पे, है ना, एक ही नहीं होती है बल्कि कई सारे एंगल पे एक होती है। जैसे कि cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की भी 1 होती है। cos 4 पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। इसी तरीके से cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 270 यानी कि 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, वो भी 0 होती है। तो देखो ये एक 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 कितने एंगल्स पे है, 3 अलग अलग एंगल्स पे। इसी तरीके से ये भी अलग अलग एंगल्स पे, तो खूब सारे एंगल होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि आप सीधे काट कूट के x1 बराबर x2 कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ मैं, तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस माइनस x2 प्लस 2, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये 2 से 2 कट सकता है, लेकिन अभी नहीं काटना है। क्या करना है, पहले एक बार प्लस का ले लो, एक बार प्लस का ले लो और एक बार क्या करोगे आप, एक बार माइनस का ले लो, ठीक है। अब प्लस वाले में तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आएगा, 2n पाई प्लस x2। एक आंसर ये आ गया। n क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा n क्या है, n है आपका इंटीजर, पूर्णांक संख्या। n क्या है आपका, पूर्णांक संख्या है। तो एक आंसर तो ये आ गया x1 बराबर, और दूसरा आंसर यहाँ से भी आएगा। ये 2 उधर ले जाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2n पाई माइनस x2 माइनस का 4, ये लीजिए एक आंसर ये भी आ गया। तो आपको क्या लगा कि सर x1 बराबर x2 तो नहीं आया, बल्कि x1 बराबर पता नहीं क्या क्या आ गई है। तो जो भी कुछ आया है ये क्लियर है कि ये एक एक ही नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह फलन एक एक ही नहीं है। किस तरीके से, इस वाले मेथड से, एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में ये होता है, क्या होता है, fx1 बराबर fx2।
अब चलते हैं ग्राफ बना के देख लेते हैं, है ना। एक बार ग्राफ करके देख लेता हूँ। ये आपका हो चुका है, आपको इतना ही करना था। अब बताओ एक एक ही है, नहीं है ना, एक एक ही नहीं है ना। तो एक एक ही नहीं है तो प्रतिलोमी होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब क्वेश्चन में आपको पूछा था कि यहाँ बताओ कि एक प्रतिलोमी है या नहीं, तो मुझे बताना था कि ये एक एक ही आच्छादक होगा या नहीं। अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिलोमी, और नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब ये प्रतिलोमी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एक एक ही नहीं है तो आच्छादक की तरफ जाओ ही मत, सीधे बता दो कि ये प्रतिलोमी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये बाइजेक्शन में बोलते हैं हम लोग 1 1 on 2, तो 1 1 नहीं है, 1 1 अगर ये नहीं है तो 1 1 नहीं है तो आप क्या बोलोगे? इन्वर्टिबल भी नहीं है, ठीक है ना। 1 1 on 2 एक एक ही आच्छादक, दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो आपका ये फंक्शन पूरा क्या है? इन्वर्टिबल यानी प्रतिलोमी नहीं है, ठीक है। तो चलो एक बार ग्राफ से बता देता हूँ मैं, हालांकि आपको ये यूज़ नहीं करना है, लेकिन हाँ बहुत सारी जगह आपके काम आता है जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। पता होगा तो फ़ायदा ही रहेगा। cos x है, देखो y बराबर cos x प्लस 2, तो ये तो x प्लस 2 थीटा जैसा हो गया ना। ये क्या हो गया? cos थीटा ही तो हो गया। cos थीटा का ग्राफ कैसा बनता है? cos थीटा का ग्राफ आपका बनता था 0 और ये नीचे -1 ऊपर 1, तो 1 से लेके -1 यानी -1 से लेके 1 तक का रहता था। यहाँ से ऐसे 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 ग्राफ सीखा होगा आपने। -1 लोअर पॉइंट है और +1 अपर पॉइंट है। अब इस ग्राफ में आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग यानी कि क्षैतिज रेखा परीक्षण करूँगा तो क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि कई जगह काटेगा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, आगे भी काटेगा। तो कई जगह काट रहा है तो एक एक ही नहीं है ना, बहु एक ही है। तो आपका क्षैतिज लाइन जो होता है, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कट करती है मोर देन 1 प्लेस यानी कि एक से ज़्यादा जगहों पे, तो ये क्या कहलाएगा? ये बहुएकी कहलाएगा, ठीक है। ये ग्राफ से आप देख सकते हैं, तो ग्राफ बना लोगे तो भी इजी हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब मुझे लास्ट में क्या लिखना है? अभी लिखना है कि चूंकि यह फलन क्या है? एक एक ही नहीं है, अतः यह प्रतिलोमी भी नहीं होगा। कारण भी दे दिया हमने और बता भी दिया कि ये प्रतिलोमी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, सो दैट दिस इज नॉट अ इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा है। यदि a -1 और 1, इस छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब जो होता है वो होता है -1 से 1, बड़े वाले ब्रैकेट का मतलब होता है -1 से 1, जिसमें 1 को लेना है, इसको भी लेना है। इस वाले में इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना, लेकिन इसके बीच में जितने हैं ना उन सभी को लेना है। बीच में कौन कौन से हो? देखो -1 0 1, इसके बीच में है -0.01 0.2 0.3, ऐसे जितने भी हैं। इसके बीच में देखो 0.01 0.02 0.1 0.10 5, जो भी है ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को तो लेना है, लेकिन -1 और 1 को नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ -1 को भी लेना है, 1 को भी लेना है और सबको लेना है। लेकिन यहाँ जब इस तरीके से दिया हो तो इसकी कहानी बिल्कुल भी इनके जैसी नहीं है, अलग है। -1 सिर्फ 1, -1 और 1, सिर्फ और सिर्फ -1 और 1, यानी कितने आंसर है यहाँ पे? सिर्फ 2, -1 और 1। जबकि इनमें कितने आंसर है? इनमें इन्फानाइट आंसर है। कितने आंसर है? अनंत, इन्फानाइट, ठीक है। यहाँ कितने आंसर है? सिर्फ 2। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई जो a है उसमें अगर x की वैल्यू ली जाएगी तो सिर्फ 2 ही वैल्यू ली जाएगी, -1 और 1, और कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ अनंत ले सकते हैं, खूब सारी ले सकते हैं, इसीलिए इनके आंसर अनिश्चित, नॉट डिफाइन होते हैं। जबकि यहाँ पे डिफाइन है, सिर्फ 2 आंसर है। तो क्या करते हैं, ए दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तथा ए में परिभाषित फलन, यानी ए जिसमें प्रांत भी ए हो, सहप्रांत भी ए हो। ए में परिभाषित का मतलब समझो, इंग्लिश में बोलेंगे डिफाइन इन ए, एनी फंक्शन विच इज़ डिफाइन इन ए। तो इसका मतलब समझो, सिर्फ इसका मतलब यह है कि कोई फंक्शन है इस तरीके में, एफ ले लो, जी ले लो, कुछ भी, वो ए से ए में है,
ये इसका मतलब होता है, ध्यान रखना आप। क्या ध्यान रखोगे कि ए में परिभाषित फलन को किस तरीके से दिखा जाता है, एफ ए से ए में है, यानी ए प्रांत है और ए सहप्रांत है। ए इज द डोमेन एंड ए इज द कोडोमेन ऑल्सो। तो ये जो ए में परिभाषित दो फलन है, दो फलन कौन कौन से, एफ और जी, जहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है आपका साइन पाई एक्स बटे 2। तो सिद्ध करें कि जी इनवर्स तो विद्यमान है, जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कौन सा वाला, इस वाले भाई का, जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जी इनवर्स फाइंड भी करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है भाई, ए दे रखा है आपको, A is the domain and A is codomain also for G and F both. Fx is equal to x square, Gx is equal to sin pi x by 2 and we have to find F inverse and G inverse. G inverse आपको फाइंड करके दिखाना है, F inverse जो है वो है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये बताना है। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है इसके बारे में कैसे पता करेंगे, F and G are bisections on A। ठीक है, क्या बताया कि F इनवर्स और G इनवर्स, हिंदी में लिख लेना आप लोग, F इनवर्स और G इनवर्स विद्यमान होगा यदि F और G जो है वो क्या है, एक एक की आच्छादक फलन है। ठीक है, एक एक की आच्छादक अगर होंगे F और G तो उनका F इनवर्स और G इनवर्स विद्यमान होगा। ठीक है, वैसे जाहिर सी यहाँ पे दिख ही रहा है कि अगर मैं -1 रखूँगा और यहाँ पे 1 रखूँगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 आता है और +1 का स्क्वायर भी 1 आता है। तो मेरे को तो नहीं लगता ये एक एक ही है, ये क्या हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा ना, मैनी वन हो जाएगा, 1 1 तो नहीं है। अब 1 1 नहीं है तो एफ इनवर्स तो विद्यमान नहीं है, वैसे ही दिख गया। जी इनवर्स के बारे में बात करो तो 1 रखो एक बार तो π/2, -1 रखो तो -π/2, तो π/2 पे तो +1 देगा, माइनस और माइनस वाले पे -1 देगा। इसका मतलब है ये जो है 1 1 हो सकता है, 1 1 होगा। और इसके बारे में देख लेंगे कि आच्छादक यानी एक एक ही आच्छादक दोनों है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं पहले एफ एक्स लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू ए कितना है, -1 और 1, तो क्या करना पड़ेगा, पुट कर दो। तो f -1 पे है ना, x ले रहा हूँ मैं -1 पे, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, f +1 पे कितना होता है, +1 अगेन। अब इसकी मैपिंग बनाओ, तो मैपिंग कैसी है, a से a में होना चाहिए ना, तो -1 1 और इधर भी -1 और 1, ये क्या है, डोमेन प्रांत, और ये क्या है, कोडोमेन सहप्रांत, और ये फलन है एफ एक्स। ठीक है ना, f। तो अब देखो -1 पे कितना देता है, 1 ऐसे देगा, +1 पे कितना देता है, फिर से +1 ऐसे देगा। क्या लगता है, बहुएकी, साथ ही साथ एक अवयव खाली भी, तो जाहिर सी बात है चलो खाली का नहीं, लेकिन बहुएकी तो हो चुका है। तो यहाँ लिखो, यह फलन एकेकी नहीं है, बहुएकी है ना, तो एकेकी नहीं लिख दो यहाँ, एकेकी नहीं है, अतः एफ इनवर्स विद्यमान भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे इसे लिख देंगे, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, सो एफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है, जी इनवर्स देखना है। आगे की बात मत करो, एक एक ही नहीं है ना, तो आच्छादक निकालने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि यहीं पे आपका काम हो गया है। यहाँ पे बता दिया है कि फलन जो है ना वो एफ इनवर्स नहीं निकल पाएगा, इसीलिए आगे की बात नहीं करेंगे। जी की बात करते हैं साहब। जो जी एक्स है आपका वो दे रखा है sin πx/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी रखना ही पड़ेगा, एक बार -1 और एक बार +1। ये क्यों रख रहे हो सर आप रखते क्यों हो सर? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि x1 = fx1 = fx2 निकाल लेते हो? सर ये बताओ एक बार, ऐसा क्यों नहीं करते हो आप? ठीक है ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में तो यही कर रहे थे आप, इसमें क्यों नहीं कर रहे हो? देखो इसमें क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे अपने पास प्रांत में सिर्फ 2 ही अवयव है,
है ना। डोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, -1 और 1। अब सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे तो मैं यहाँ पे x1 और x2 वाला यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं वो 2 एलिमेंट रख के ही देख लूँगा। तुम समझो, बात को समझना। यहाँ x1 और x2 क्या लेते थे हम लोग? x1 और x2 लेते थे प्रांत के में से, डोमेन में से लेते थे कि माना x1 x2 प्रांत के अवयव है, ठीक है ना, यही करते थे ना x1 x2। लेकिन वो 2 अवयव तो अब मिल गए ना बैठे बैठे, x1 x2 मानने की जरूरत क्यों है? x1 x2 तो अननोन है, अज्ञात है। अब उसको क्यों माने जब मेरे पास ज्ञात पहले से मौजूद है? -1 और 1 ये क्या है? ज्ञात है ना, पता है, वैल्यू भी पता है -1 तो इसीलिए मैं क्या करूँगा? इसी को ले लूँगा ना। मैं क्यों लूँगा x1 x2? समझ गए होंगे बात को। इसीलिए कि जब अपने पास लिमिटेड वैल्यूज़ हो, लिमिटेड डोमेन में एलिमेंट्स हों, यानी कि परिमित हों, 2 3 4 भी हों तो चलेगा, तो ये परिमित अवयव हों अपने पास, तो हम x1 x2 वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं? सीधे उसको रख के देख लेते हैं। सिंपल है क्या? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सारे लोग कि क्यों ये वाला जो है, ये वाला यूज़ नहीं किया fx1 = fx2 वाला, और क्यों ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब g -1 निकालता हूँ, तो साइन पाई -1/2, इसका आंसर आ जाएगा माइनस आगे साइन π/2 और माइनस के साइन π/2, ये माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है ना, पता होगा आपको, तो -1 आ जाएगा। g1 तो साइन π1 का कोई मतलब ही नहीं है, /2 लगा दो, इसका आंसर क्या आ गया? ओनली 1। अब इसकी मैपिंग बनाओ, इसका प्रतिचित्रण करो। ये g वाले के लिए है तो g लिख दो ऊपर, यहाँ -1 +1 और इधर भी -1 क्यों? समझ में आ गया होगा ना, a से a में, तो a वाले ही यहाँ होने चाहिए और a वाला ही वहाँ होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। DCD -1 रखा तो क्या आया? -1 आया, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, +1 रखा तो क्या आया? +1 आया, नीचे वाले का नीचे वाले से। देखो ये तो क्या लग रहा है? ये लग रहा है ना कि ये क्या है? एकेकी है, और एकेकी के साथ साथ आच्छादक भी लग रहा है, सारे अवयव फिक्स हैं, कोई खाली भी नहीं बैठा। तो क्या लिखोगे कि यह एकेकी आच्छादक है, यह फलन कौन सा वाला है? ये g, तो ब्रैकेट में लिख दो g, यह g फलन g एकेकी आच्छादक है। आच्छादक भी निकालने की जरूरत नहीं है, इसी से पता चल गया। तो ये भी एक तरीका होता है, देखो, प्रतिचित्रण, मैपिंग प्रतिचित्रण, ये भी एक तरीका होता है, क्या बताने के लिए कि एक के आच्छादक है या नहीं। हालांकि हम पहले भी इसी से बताते थे, बहुत पहले जब स्टार्ट करते थे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, लेकिन बाद में फिर हमने ये यूज़ किया, ये के बाद और भी ग्राफिकल मेथड यूज़ किया, तो अपन ये भी बता सकते हैं। तो यहाँ सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही अवयव मौजूद हैं, तो इजीली सोल्व हो गया। यहाँ पे ये देख लो, यहाँ लिख देना एकेकी आच्छादक है, और एकेकी आच्छादक है तो g इनवर्स निकाला जा सकता है ना। जी हाँ, एकेकी आच्छादक है तो g इनवर्स निकाला जा सकता है। तो f इनवर्स निकाला जा सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एकेकी भी नहीं है, एकेकी नहीं है तो आच्छादक की बात ही मत करो, ठीक है। तो g इनवर्स निकालेंगे अब हम लोग। तो बच्चों g इनवर्स निकालने की ओर चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि f इनवर्स तो मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, तो g इनवर्स निकाला जा सकता है। निकालते हैं g इनवर्स। g इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई बताएगा? सोचो, gx दे रखा है आपको, साइन π/2, तो gx लिख लो। अब पता है आपको क्या करना है? gx की जगह क्या रखना है? y। बिल्कुल gx की जगह क्या रखना था? y रखना था। अब क्या करना है, कोई बताएगा? साइन को उधर ले जाना है ना, क्योंकि x के बराबर निकालना है, x का मान निकालना है, कुल मिला के x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन को उधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। सही जा रहे हैं? फिर क्या होगा? πx/2 हो जाएगा। सही जा रहे हैं? x निकालना है तो 2 इधर करो, पाई नीचे करो, तो 2/π, और ये हो चुका है साइन इनवर्स y। ये आ गया किसके बराबर? x के बराबर। हो चुका है x के बराबर। अब क्या करना है आपको पता है? x की जगह f इनवर्स लिखना है, x की जगह f इनवर्स x, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है उस वीडियो में जहाँ पे मैंने इनवर्स पढ़ाया था आपको। तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे, x की जगह f इनवर्स x और y की जगह सीधे x लिखना, तो 2/π साइन इनवर्स x, ठीक है।
फिर भी चलो हर वीडियो में तो नहीं, लेकिन इस वीडियो में बता देता हूँ भाई। y इज इक्वल टू एफ एक्स था तो f इनवर्स y हो जाएगा कि नहीं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हो गया। तो इसका मतलब है x जहाँ पे था ये रहा, यहाँ आपको क्या लिखना था, यहाँ लिखना था y एफ इनवर्स y, तो मैंने f इनवर्स y लिखा होगा, तो ये y में आ गया ना। अब पता है आपको y और y क्या है, वेरिएबल चर हैं, तो आप एक चर को दूसरे चर में बदल सकते हैं, ये बताया था मैंने उस वीडियो में। तो यहाँ x और x को मैंने बदल दिया, जबकि यहाँ y और y आना चाहिए था। आप देखोगे तो ये मिलेगा आपको, x की जगह जैसे एफ इनवर्स y लिखोगे ना, यहाँ लिख के देख लो, तो ये भी y है और वो भी y मिलेगा। इस y को ही मैंने क्या कर दिया, x में फिर से बदल दिया, क्योंकि एक चर को दूसरे चर में बदला जा सकता है, जहाँ जहाँ y था वहाँ x पुट कर दो और आपका काम हो जाता है। तो ये था आंसर अपना एफ इनवर्स x का, ठीक है, यही पूछा था निकालने, सॉरी g इनवर्स x का, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, g इनवर्स x का, ठीक है ना, क्योंकि gx की बात करें। तो ये फाइनली हमारे पास g इनवर्स x का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये बोर्ड पे आ चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको कुछ काम करना पड़ेगा, वो बता दूंगा मैं अभी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि f सच दैट R से R में तथा g सच दैट R से R में दो ऐसे फलन है कि f(x) बराबर 3x + 4 तथा gx बराबर x - 4/3, तो FOG यानी FOG निकालना है और GOF निकालना है और GOG 1 की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। इसका आंसर जो है उसके लिए एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। तो ये आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर या सेकंड वीडियो लेक्चर जो इसमें एक्सरसाइज 1.1 करवाया हमने, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें मैंने आपको विविध प्रश्नमाला पूरी कंप्लीट करवा दी है और आज हमने अपना चैप्टर 1 जो है पूरा कर लिया है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 को लेकर। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।